हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भारत के द्वारा एक ड्रोन की जो टेस्टिंग हुई है जिसका नाम है शेषनाग 150। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है या पश्चिमी एशिया में जो अस्थिरता बनी हुई है या वर्ल्ड लेवल पे जो आपने देखा होगा, उसका कहीं ना कहीं कारण एक तो है शक्ति संतुलन का ना होना, और दूसरा चीज़ जो है ये होता है कि जब शक्ति असंतुलित हो जाती है तो वहाँ पे मुख्य रूप से आपने देखा होगा कई बार अनावश्यक रूप से भी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। जैसे ईरान में एक कयास लगाए जा रहे थे बहुत पहले, आपने देखा होगा जो अमेरिका के द्वारा ईरान पे अटैक किए गए थे, उसमें एक कयास लगाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा और जो देश थे उनके द्वारा कि ईरान जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है और परमाणु संपन्न देश है। हालांकि ऐसा बात है नहीं कि अमेरिका के पास परमाणु संपन्न वह देश है नहीं, हालांकि अमेरिका चाहता ही नहीं है। भारत भी टेस्टिंग कर रहा था, तभी वही चीज़ें थी उसके पास, तो ईरान के पास ना हो और उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा जो परमाणु संयंत्र थे वहाँ पे अटैक किया गया। उसके बाद से जो अस्थिरता धीरे धीरे फैलते फैलते आज आग के लपेटों के जैसे जो मध्य एशिया को लपेट ली है, उसके पीछे यह अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण एक और भी आप जान सकते हैं, जो है शक्ति का असंतुलन। अर्थात कहीं भी शक्ति का असंतुलन जब होता है तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, जो सुरक्षा होता है, वह थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है और साथ ही साथ जो है वहाँ पे युद्ध भी जो अनिवार्य होता है वो भी शुरू हो जाता है ना। तो जब कई बार जैसे भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध होता है, या आपने देखा होगा कई बार विश्व में जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, जो भी जो युद्ध होते हैं उसमें अगर कोई दूसरा पार्टी या दूसरा देश में अगर उसके बराबर या उसके शक्ति के बराबर क्षमता होती है, जैसे रसिया यूक्रेन जो युद्ध अभी इतना लंबा चलता चला गया, उसका कहीं कारण ये है कि पहले से ही कि दोनों में से किसी भी एक के मध्य में, या यूक्रेन के पास भी एक चीज़ें थी कि हाँ मैं लड़ लूंगा, इसलिए लड़ लूंगा कि मुझे नाटो में सदस्यता मिल जाएगी, नाटो मेरी ओर से लड़ेगा, ऐसे चीज़ें थी, उसके लिए दम पे वो लड़ रहा। रसिया के पास ऐसा था कि तो इतुसा देश है, मैं जो है आसानी से इसको नष्ट कर दूंगा, जब मैं चाहूँ तब मैं आसानी से नष्ट कर दूंगा, या मेरे सामने कितना दिन टिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह 2 माह 1 साल टिकेगा। और वह युद्ध जो है आपने देखा कि 2022 से अभी 2026 हो गया, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें अब आप कहेंगे कि यहाँ तो वास्तव में शक्ति असंतुलित है, लेकिन असंतुलित जो है यहाँ शक्ति नहीं है एक तरह से आप देखेंगे तो, क्योंकि यूक्रेन को जो हेल्प मिल रही है वह या तो वेस्ट के द्वारा मिल रही है, यूएस के द्वारा मिल रही है ना। अब वेस्ट और यूएस क्यों चाहेंगे कि भाई यूक्रेन वहाँ से रसिया से युद्ध करता रहे? उसका कारण है कि रसिया को कहीं ना कहीं ऑन द होल पे वैश्विक लेवल पे कमजोर करना है, और दूसरा काम यह है कि अमेरिका इसलिए चाहेगा क्योंकि अमेरिका को उसी के बहाने उसका हथियार बेचा जाए। जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले आपने देखा होगा सिप्री का रिपोर्ट आया था, सिप्री के रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा हथियार का अगर कोई कंजम्पशन कोई देश करता है, कोई कंट्री करता है, तो वो है यूक्रेन, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि और अमेरिका का यह पॉलिसी भी रहा है, चूंकि व्यापारिक देश है, वो बिजनेसमैन का जो है देश है, बिजनेसमैन का देश का मतलब ये हो गया कि पूंजीवादी लोगों का वो देश है, और वहाँ पे पूंजीगत व्यवस्था जो है ज़्यादा डिपेंडेबल होती है, और ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा कि बिजनेस पे फोकस ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पे उसकी सामान की बिक्री ज़्यादा होगी वहाँ पे इन्वेस्ट वो करेगा, है ना। वो सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में एक हद पे जब उसको पता लगा या उसको पता चल गया कि अब यहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पैसा वैसा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो धीरे से वहाँ से तालिबान के भरोसे छोड़ के निकल लिया, है ना। ठीक वही परिस्थिति और भी वैश्विक स्तर पे आपने देखा होगा। तो जहां भी शक्ति का असंतुलन हो जाता है वहां पे ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में भी आप कोड करना चाहेंगे तो इसको कोड कर सकते हैं किसी भी हाल में। अगर आपका शत्रु जो है चाहे कितना हो दबा हुआ हो या मुख्य रूप से मजबूत हो, लेकिन अगर उसको ये आभास हो या उसको ये जानकारी हो कि आपके पास भी उसके इतने लड़ने बराबर अगर सक्षम शक्ति है, तो वह युद्ध करने से पहले 5 बार सोचना जरूर समझेगा, जरूर 5 बार सोचेगा, है ना। दूसरा चीज़, युद्ध में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहेंगे या आपके दिमाग में चलेगा कि युद्ध जब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, भारत बार बार हर एक जो है प्लेटफार्म पे कहता है कि मैं वैश्विक शांति की आह्वान कर रहा हूँ, वैश्विक शांति चाह रहा हूँ, कहीं भी किसी भी देश में युद्ध ना हो।
तो फिर भारत ये ऐसे जो परीक्षण हैं या ड्रोन के परीक्षण हो गए, मिसाइल्स के परीक्षण हो गए या बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हो गए उनके परीक्षण हो गए, या जो भी युद्ध जो हथियार है उनको खरीदना हो गया, ये भारत वर्ल्ड लेवल पे क्यों कर रहा है? उसका कारण ये है कि हम विश्व शांति की तो बिल्कुल अपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने आप में भी स्ट्रांग होना इसलिए चाहते हैं ताकि इस मुकाबले में भी, इस स्तर पर भी जो स्थिरता है वो बनी रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे असंतुलन होगा वैसे ही फिर से आपको जो आप चाहते हैं कि विश्व में शांति बना रहे वो शांति नहीं बन सकता है। तो उसके लिए पावर का गेम होना भी जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये सुरक्षा के लिए आपके पास, अब चूंकि इसमें अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि सिप्री की रिपोर्ट में चाइना का जो है नाम नहीं था टॉप 10 में। तो क्यों नहीं था? पहले टॉप 10 में आता था, अब क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लेवल पे बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो अन्य देशों को बेचेगा। अब उसको आयात करने की जरूरत नहीं है। अब उससे क्या होगा? उसका जो चालू खाता जो घाटा होता है, जो डेफिसिट होता है, वो भी नहीं होगा। और खासकर जो है उसका जो वस्तुएं हैं उसका निर्यात भी होगा। अपने देश में ही स्वदेशी रूप से अगर डेवलप हो रहा है तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक उसी स्तर पर भारत भी काम कर रहा है। बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, DRDO हो गया, इसरो हो गया, और भी बहुत सारे एजेंसीज हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा शांति बिल आया था परमाणु में निवेश करने के लिए, परमाणु ऊर्जा में निवेश करने के लिए। तो उसमें कितना किया गया? 49% किया गया, FDI किया गया है ना। और भी बीमा क्षेत्र में 100% कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें क्यों की जा रही है? ताकि इन्वेस्टमेंट हो और हम अपने घरेलू स्तर पे उन चीजों का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकें। इसलिए तो अगर आप अधिक से अधिक मात्रा में अगर उत्पादन करेंगे तो आने वाले समय में आपकी सिक्योरिटी लेवल भी, एक चीज तो और होती है क्या कि अगर आप किसी तीसरे देश से किसी युद्ध सामग्री को या हथियार को अगर आप खरीदते हैं तो वह तो ये तो है नहीं कि वो अनुबंध ऐसा तो किया नहीं है या ऐसा बाध्यता तो है नहीं कि केवल आप ही के साथ वो बेचेगा या केवल आप ही के लिए वो बना रहा है, ऐसा तो बात है नहीं। वह विश्व के जो भी देश उससे खरीदेंगे उसको वो बेचेगा। अब उसको अगर बेचेगा, समझ लीजिए कि अगर भारत पाकिस्तान में दोनों को वही कंपनी बेच रही है, जैसे F-15 लड़ाकू विमान आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, है ना। तो अगर वो जैसे भारत को भी बेच रहा है और पाकिस्तान को भी बेच रहा है, तो उसके इंटेलिजेंस जो चीज़ें होती हैं वह आसानी से, वह मतलब छुपा हुआ नहीं हो सकता है, उसको शेयर किया जा सकता है उस कंपनी के द्वारा, पैसे के द्वारा या किसी भी मतलब माध्यम से किया जा सकता है। और वही अपने लेवल पे या घरेलू क्षेत्र पे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ये सब चीज़ें जो है आपके सिक्योरिटी लेवल और इंटेलिजेंस लेवल पर भी आपकी कहीं ना कहीं सुरक्षा बरकरार रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग शेषनाग 150, जो कि एक स्वदेशी लंबी दूरी का स्वायत्त आत्मघाती झुंड वाला हमला करने वाला एक ड्रोन है। अच्छा, ड्रोन क्या होते हैं? एक UAV होते हैं। UAV का मतलब आपको पता होगा अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, है ना। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा जो ईरान के द्वारा जो अंधाधुंध जो फायरिंग की जा रही थी, जो US बेस पे, जो कतर में, बहरीन में या अलग अलग बेस में, सऊदी अरबिया वगैरह क्षेत्रों में था, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे थे वह ड्रोन के द्वारा हो रहे थे। वो आत्मघाती हमले होते हैं। आत्मघाती ड्रोन का मतलब हो गया वो जाएगा, खुद अपने आप को भड़का लेगा, वहां के क्षेत्र को भी भड़का देगा, ठीक ना। ये सारी चीजें, तो ये भी होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं ये, है ना। तो शेषनाग 150 यह मुख्य रूप से बनाया गया है, जिसे बेंगलुरु स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी NRT द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह डेवलप किसके द्वारा किया गया है? NRT के द्वारा किया गया है, अर्थात न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगली पीढ़ी के लोटरिंग मुनिशन यानी कभी कभी कॉमिकन ड्रोन भी कहा जाता है, या डिजाइन किया गया है जिसको इस तरह से। मुख्य तकनीकी इसमें विशेषता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी शत्रु के क्षेत्र में गहराई तक पहुंचने में यह सक्षम है। फिर सहन शक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 5 से अधिक घंटे का उड़ान यह ले सकता है, उड़ान कर सकता है। 5 से अधिक घंटों तक यह आराम से उड़ान कर सकता है, जिससे हमले से पहले लंबे समय तक मंडराने, खोज करने, रिसर्च करने की भी अनुमति मिलती है और सटीक जगह पे निशाना लगाने में यह कामयाबी इसको मिलती है। पेलोड में अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 40 किलोग्राम के साथ जो वाहन होता है, रडार, बुनियादी ढांचे और सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ में पर्याप्त सामग्री इसमें रहती है। नेविगेशन के लिए GPS रहित दृश्य नेविगेशन होता है। GPS जाम होने या बाधित होने की स्थिति में संचालन की अनुमति भी देता है। स्वार्म कोऑर्डिनेशन भी इसमें होता है। यह प्लेटफॉर्म
किसी वाहन जैसे टोयोटा हिलक्स ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च करने की इसमें क्षमता होती है, ठीक ना। तो यह आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं। डेवलप किसने किया है ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मुख्य रूप से प्रक्षेपण, उड़ान, मंडराना, लक्ष्य प्राप्ति करना आसानी से, चूंकि 1000 किलोमीटर तक इसका ये चीज़ें हैं। श्रेणी में अगर देखा जाए तो सेसनाग 150 लगभग 1000 किलोमीटर के स्तर तक यह इसका रेंज है। ईरान का वही शाहेद 136 जो है उसका 1000 से 2500 किलोमीटर के आसपास उसका रेंज है ना। और यह लगभग 5 से अधिक घंटे तक मंडरा सकता है या रख सकता है, क्षमता इसकी है। और ईरान का जो शाहेद 136 जो अभी आपने देखा होगा न्यूज में चल रहा था, वह 3 से 5 घंटा तक रह सकता है। इसका मार्गदर्शन जीपीएस रहित दृश्य एआई से है, इसका जीपीएस और आईएनएस से है। फिर यह झुंड में देखा जाए तो मात्र कोड के साथ जा सकता है, यह वास्तव में नहीं जा सकता है। और लगभग इसमें पेलोड जो होता है 25 से 40 किलोग्राम का होता है, इसमें 30 से 50 किलोग्राम का अपने साथ पेलोड लेके ये जा सकता है, जिसमें आसानी से हमला किया जा सकता है और निशाना लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।